नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तब बलवंत कहता है, पर हमें बाबा की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास है और हमें यकीन है वह दोनों एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। वहीं पर बैठा दूसरा व्यक्ति बोलता है, उसके बाद तुम बाबा से कभी मिले हो? तब बलवंत उस व्यक्ति को बाबा के बारे में बताते हुए कहता है, हाँ, मैं एक बार मिला था उनसे जब मेरा रीवा 5 साल का था। तब हम उसे बाबा से आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए थे। तब बाबा ने रीवा के सर पर अपना हाथ रखकर कहा था कि यही अपने पिता और अपने बड़े भाई को ढूंढ कर लाएगा। उसके बाद से हम उनसे नहीं मिले और ये सब बातें रीवा चुपचाप एक कोने में खड़ा सुन रहा था। तभी वहां सम्राट के दादाजी शंभू आते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पहले हमने सुना था कि वह किसी पर्वत पर गए हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। बलवंत शंभू को देखते हुए उनसे कहते हैं, हाँ गए होंगे। आज किसी ने कोई काम नहीं किया और ये सब बातें करते करते फिर से शाम होने वाली थी। एक बार फिर वही डर सताने लगा था। बलवंत कहता है, आज गांव के चारों तरफ मशाले लगा दो और अपने अपने दरवाजे के सामने थोड़ी थोड़ी आग जलाकर सब बैठना ताकि वह फिर से ना आ सके। और जब शाम के करीब 7 बज गए थे, सब अपने अपने घर गए और खाना खाकर बाहर आग जलाकर बैठ जाते हैं। सब अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रहने को कहते हैं। रीवा आज उसे देखना चाहता था। वह अपने दादाजी के पास जाकर बाहर बैठ जाता है, पर उसके दादा उसे तुरंत अंदर जाने को कहते हैं। पर रीवा बाहर ही रहने की जिद करता है। फिर उसकी माँ आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और डांटते हुए कहती है, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। रीवा गुस्सा होकर अपने खाट पर में जाकर लेट जाता है। तभी अचानक बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रीवा जल्दी से अपने कमरे से निकल आया। रीवा माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, बाहर किसकी आवाज़ आ रही है? रीवा की माँ कहती है, पता नहीं किसकी आवाज़ है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रीवा भी अपनी दादी के साथ बाहर चला जाता है। सब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ तो सम्राट और उसकी माँ मालती रो रही थी। सब पूछ रहे थे, क्या हुआ मालती, तुम क्यों रो रही हो? पर मालती के मुंह से रोने के अलावा और कुछ भी नहीं निकल रहा था। बलवंत सम्राट से पूछता है, सम्राट बेटा आखिर क्या हुआ है? तुम्हारी माँ क्यों इतना रो रही है और तुम्हारे दादा कहाँ हैं? सब ठीक तो है? सम्राट रोते हुए बोलता है, दादाजी घर के बाहर बेहोश पड़े हैं और मेरी बहन नीतिका कहीं मिल नहीं रही है। वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं। सब सोचने लगते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब लोग दौड़कर सम्राट के घर जाते हैं। बाहर शंभू बेहोश पड़ा था। सब जल्दी से उनके मुंह में पानी के छींटे मारते हैं, तब जाकर उनको थोड़ा थोड़ा होश आता है। बलवंत सम्राट से एक गिलास पानी लाने को कहता है। सम्राट पानी लाकर अपने दादाजी को पिलाता है। बलवंत शंभू से पूछता है, क्या हुआ था शंभू तुम्हें? बलवंत के पूछने पर शंभू कहता है, मैं बाहर आग जलाकर बैठा था, तभी मुझे जोर से प्यास लगी तो मैंने नीतिका को पानी लाने को कहा। वह पानी लेकर और जैसे ही वह बाहर निकली, एक अजीब सी रोशनी हुई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे तो कुछ दिखा नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई खींच कर ले जा रहा था। मैंने बहू को आवाज़ लगाने की कोशिश भी की थी, पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो और थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ था। बलवंत मालती से पूछता है, मालती क्या तुमने कुछ देखा था? मालती सिसकियों भरी आवाज़ में कहती है, नहीं, मैं तो सम्राट को खाना दे रही थी। जब मुझे बाहर कुछ रोशनी दिखी जो इस अंधेरी रात में मुझे अजीब लगी तो मैं बाहर देखने गई। बाहर आकर देखा तो पिताजी बेहोश पड़े थे और जिस गिलास में नितिका पानी लाई थी वह गिलास मुझे घर से दूर पड़ा दिखा तो मैं बहुत डर गई थी और आप सबको बुलाने चली गई। बलवंत सबसे कहता है, तुम सब मेरे साथ चलो, आसपास देख लें, शायद यहीं कहीं हो। सब
बलवंत के साथ चल देते हैं। सबने चारों तरफ देख लिया पर वह कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढते ढूंढते सब उस नदी के समीप पहुंच गए। सब इधर उधर देख ही रहे थे कि रीवा अचानक जोर से चिल्लाया, दादाजी नदी के उस पार देखो, वहां क्या है। सब उस जंगल की तरफ देखने लगते हैं। वहां एक बहुत बड़ी काली परछाई नजर आती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और देखते ही देखते वह परछाई अचानक से उसी जंगल में गायब हो जाती है। ये सब देखकर सम्राट की माँ वहीं बेहोश हो जाती है। सब मालती को जल्दी से उठाकर घर की तरफ भागते हैं। बलवंत चारों तरफ देखते हुए आ रहा था पर उसे नीतिका कहीं नहीं दिखी। सब इतना डर गए थे कि किसी के भी मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। मालती को लाकर खाट पर लिटा देते हैं। उसे अब तक होश नहीं आया था। रीवा की माँ जल्दी से अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर मालती के मुंह पर छींटे मारने लगती है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है, लेकिन होश आते ही वह फिर से रोने लगती है और कहती है, लक्ष्मी मेरी पति तो पहले ही हम सबको छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए थे और अब मेरी बेटी नीतिका ना जाने कहाँ गायब हो गई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची और उसने उसे जीवित भी छोड़ा होगा या मार डाला होगा। इतना कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगती है। रीवा की माँ उसे समझाते हुए कहती है, नितिका को कुछ नहीं हुआ होगा, वह बिल्कुल ठीक होगी, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। सब उसे दिलासा दे रहे थे कि उसकी बच्ची मिल जाएगी, पर उसके मन में तो यह बात घर कर गई थी कि उसको उसने मार दिया होगा, अब वह कभी नहीं मिलेगी। वह बार बार अपनी बच्ची को याद करके रोए जा रही थी। सम्राट अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। माँ आपको अपने बेटे पर विश्वास है ना माँ? हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और यही कहते कहते मालती बिस्तर पर गिर जाती है। उसकी आंखों रो रो कर थक चुकी थी, बार बार अपने आप ही आंखें बंद हो रही थी। लक्ष्मी सम्राट से कहती है, बेटा इन्हें अब सो जाने दो, सोने से इनके मन को शांति मिलेगी। सम्राट एक कंबल लाकर ऊपर डाल देता है। अब लगभग सुबह के 4 बजने वाले थे। बलवंत शंभू से कहता है, शंभू अब हम सब चलते हैं, अब तो थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना, हम सब चलते हैं। रीवा और उसकी माँ भी उठने लगते हैं। तभी सम्राट उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चाची आप मत जाओ, आप सुबह चली जाना, जब तक माँ भी उठ जाएंगे। लक्ष्मी सम्राट का उदास चेहरा देखकर बहुत दुखी होती है और वह उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे समझाती है, बेटा भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सम्राट सिसकियों भरे आवाज में बोलता है, चाची मेरी बहन मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन जरूर मिल जाएगी। सम्राट लक्ष्मी की गोद में सर रखकर सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। लक्ष्मी मालती को जगाते हुए बोलती है, मालती उठो, सुबह हो गई है। मालती की जैसे ही आंख खुलती है, रात में जो हुआ था एकदम से उसकी आंखों के सामने दिखने लगता है। वह फिर से अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है। तभी वहां बलवंत आ जाता है। उसकी नज़र सीधे शंभू के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे से रक्षा कवच गायब था। बलवंत शंभू से कहता है, शंभू तुम्हारे घर का रक्षा कवच कहाँ गया? शंभू ऊपर दरवाजे की तरफ देखकर एकदम से चौंक जाता है। कल तो यही था, ये अचानक कैसे गायब हो गया? शंभू मालती से पूछता है, बहू रक्षा कवच कहाँ गया? मालती धीमी आवाज में बोलती है, कल नितिका ने उसे साफ करने के लिए उतारा था, फिर दोबारा लगाया क्यों नहीं? नितिका उसे बाहर रखकर अंदर पानी लेने आई थी, लेकिन जब वह बाहर गई तो वह सुरक्षा कवच वहां नहीं था। शंभू तेज आवाज में बोलता है, तो तुमने कल क्यों नहीं बताया था? आज तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारी नितिका हमारे साथ नहीं है। वहां खड़े सभी लोग शंभू को समझाते हैं, अब गुस्सा करने से क्या फायदा, अब तो आगे की सोचो शंभू। हाँ शायद तुम सब ठीक ही कह रहे हो, अब हमें इस सुरक्षा कवच को दोबारा बनवाना होगा। बलवंत कहता है, लेकिन वो बाबा तो अब तक वापस आए नहीं, चलो चलकर एक बार देख लेते हैं, शायद आ गए हो।
ठीक है, चलो अभी चलते हैं ताकि शाम तक वापस आ जाएं। सम्राट और रीवा ये सब बातें सुन रहे थे। रीवा कहता है, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि चलो नितिका को ढूंढने चले। सब बस उस सुरक्षा कवच और बाबा के पीछे पड़े हैं। सब वहां से चले जाते हैं। सम्राट रीवा से कहता है, रीवा, क्या तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ जंगल में मेरी बहन को ढूंढने चलोगे? रीवा, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। मैंने कल रात सुना था कि मेरे भी पिताजी उसी जंगल में मेरे बड़े भाई को ढूंढने गए थे, जो आज तक वापिस नहीं आए हैं। हम भी उन्हें ढूंढने उस जंगल में जाना चाहते हैं, पर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? वहां जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। सम्राट, हम नदी को पार करके वहां जा सकते हैं। रीवा, नदी की 3 धाराओं को पार करना इतना आसान नहीं होगा। तुम अपने दादाजी से पूछो, शायद वो रास्ता जानते हो। सम्राट, मैं उनसे नहीं पूछ सकता हूँ, बेवजह गुस्सा करेंगे। उधर शंभू और बलवंत पहाड़ी वाले शिव मंदिर पहुंच चुके थे। बाबा बाहर नहीं दिखते हैं। शंभू कहता है, शायद बाबा अभी तक नहीं आए हैं। तब तक बलवंत को एक आदमी फूल तोड़ते दिखता है। शायद ये बाबा का शिष्य होगा। चलो इनसे पूछते हैं। दोनों उसके पास जाकर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि जो यहाँ संत रहते थे वो यहाँ हैं कि नहीं, और आप कौन हो? शायद पहले तो आप यहाँ नहीं रहते थे। हाँ, मुझे यहाँ कुछ ही समय हुआ है। महाराज जी मंदिर के अंदर हैं, जाकर मिल लो। दोनों अंदर जाते हैं। महाराज जी अपनी भक्ति में लीन थे। उनकी आंखें बंद और मुख से ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चल रहा था। शंभू आवाज लगाने ही वाला था कि बलवंत ने उसे रोक लिया और कहा कि महाराज की ध्यान में विघ्न डालना अच्छा नहीं होगा। हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। दोनों बाहर ही हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में महाराज जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आकर भगवान शिव को प्रणाम कर भोग लगाया और प्रसाद लेकर बाहर निकले। दोनों महाराज के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज जी हमें बचा लो, हमें बचा लो। महाराज जी दोनों को उठाकर भगवान शिव का प्रसाद दिया और पूछा, आखिर बात क्या है? महाराज जी, कल फिर वह काली परछाई जंगल से गांव में आई थी और शंभू की पोती को अपने साथ लेकर उसी जंगल में चली गई। हमने जंगल में उसे जाते हुए उसकी परछाई को देखा था। वह बहुत ही भयानक और खतरनाक है। वह हम सबको मार देगी। महाराज जी, हम सबको बचा लो। अब आप ही हमें बचा सकते हो। महाराज जी बलवंत से कहते हैं, पर हमने जो सुरक्षा कवच 12 साल पहले आपके घरों में लगाया था, उसमें इतनी शक्ति थी कि वह बुरी शक्तियों से तुम सबको बचा सके। क्या शंभू के घर में सुरक्षा कवच लगा होने पर भी उसकी पोती गायब हो गई? शंभू रोते हुए बोलता, नहीं महाराज जी, कल ही वह सुरक्षा कवच अचानक से गायब हो गया है और रात को यह सब हो गया। महाराज जी शंभू से कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें एक धागा दे रहे हैं। इससे लेकर जाकर अपने मुख्य द्वार पर बांध देना। हम कल सुबह ही तुम्हारे गांव आएंगे। दोनों महाराज जी को प्रणाम करके वहां से चल देते हैं। घर आकर शंभू वह धागा अपने दरवाजे पर बांध देता है। अब शाम भी हो चुकी थी। सब डर रहे थे कि कहीं फिर से वहां काली परछाई ना आ जाए। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस गांव में अब दोबारा कोई मुसीबत ना आए। ईश्वर की कृपा से आज की रात बड़ी ही शांति से बीत जाती है और सुबह होते ही महाराज जी गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूजा पाठ करवाते हैं और गांव की चारों तरफ से एक बंधन लगा देते हैं ताकि दोबारा कोई बुरी शक्तियां यहाँ पर ना आ सकें और सब सुरक्षित रहे। बाबा को प्रणाम करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बलवंत बाबा से पूछता है, महाराज जी, आपने कहा था कि मेरा बेटा शिव और रुद्रांग मिल जाएंगे, लेकिन वह अब तक वापस नहीं आए। सब कार्य अपने अपने समय पर होते हैं। जब उनके आने का समय होगा वह आ जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर महाराज जी वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे सब फिर पहले जैसा हो गया। सबके मन से काली परछाई का डर निकल गया।
पर सम्राट को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि इतनी जल्दी नितिका को सब भूल कैसे गए, और किसी ने भी उस रात के बाद से उसे ढूंढने की बात नहीं की, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ और दादाजी भी नहीं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सम्राट एक दिन नदी के किनारे अकेला गया और वहां बैठकर बस उसी जंगल की तरफ देख रहा था। उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। उसके मन के अंदर एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। वह जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढना चाहता था, पर कैसे? सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज तो उसकी बहन नितिका की थी। वह कह रही थी, भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई। लेकिन ये आवाज एकदम से फिर बंद हो जाती है। सम्राट इधर उधर देखता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। सम्राट अपने आप को एकदम बेबस और लाचार समझता है, जो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहां रीवा आ जाता है, और आते ही वह सम्राट से कहता है, सम्राट तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था, तुमने आज हमें क्यों नहीं बुलाया? पर सम्राट कुछ नहीं बोलता, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रीवा सम्राट को रोता देखकर उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, और वह उसे एकदम से अपने गले लगा लेता है। सूरज ढलने लगा था, खामोशियां बढ़ने लगी थी। इन खामोशियों में नदी की लहरों की सुंदर आवाज और भी तेज हो गई थी, मानो यह लहरें दोनों के मन को शांत करने की कोशिश कर रही हो। अंधेरा बढ़ने लगा था, दोनों वही खामोश बैठे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, आज यही रहना है क्या, घर नहीं जाना? देखा तो सम्राट की माँ चली आ रही थी। दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं, और देखा तो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। वो दोनों अपनी बातों में इतना गुम थे कि उनको समय का पता ही नहीं चला। मालती सम्राट को डांटते हुए बोली, कुछ दिन पहले जो हुआ था वह सब भूल गए क्या? एक दिन तुम ही मरोगे और हमें भी मरवाओगे। सम्राट गुस्से में बोलता है, हम नहीं भूले, शायद आप भूल गई हैं। इतनी बड़ी तुम्हारी बेटी गायब हो गई और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी मालती सम्राट को एक थप्पड़ लगाती है और हाथ पकड़कर घर की तरफ चल देती है। रीवा भी चुपचाप उनके पीछे चल देता है। घर जाकर मालती सम्राट को खाना खाने को कहती है, पर सम्राट मना कर देता है और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। शंभू खाना खाकर घर के बाहर लेटने चले जाते हैं। तब मालती खाना लेकर सम्राट के पास जाती है। उसे खाना खाने को बार बार कहती है, पर सम्राट चुपचाप लेटा था, वह कुछ नहीं बोल रहा था। सम्राट के ना बोलने पर मालती रोने लगती है। सम्राट अपनी माँ को रोता देख बड़ा दुखी होता है और माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? मालती रोते हुए बोलती है, याद तो बहुत आती है बेटा, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। वह तो चारों पहर मेरी आंखों के सामने रहती है, हर एक पल उसकी याद में गुजरते हैं। मैं तो एक बेबस और लाचार माँ, मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सम्राट अपनी माँ से कहता है, माँ मैं नितिका को ढूंढने जाऊँगा। वह काली परछाई नितिका को उस जंगल में लेकर गई है ना। मैं नहीं डरता किसी से, मैं एक दिन जरूर उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मालती रोते हुए सम्राट को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, अब तुम ही तो एक सहारा हो हमारे जीवन का। अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सम्राट अपनी माँ से तो कुछ नहीं बोलता, पर उसके मन में अब भी यह बात अटल है कि वह एक दिन अपनी बहन को जरूर ढूंढेगा। बातें करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। बिना खाना खाए दोनों सो जाते हैं। रोज की तरह सुबह तो आज भी हो गई थी, पर सम्राट के मन में उजाला होने की बजाय अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे सम्राट की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। हर बीतता हुआ एक दिन उसे 100 सालों के बराबर लग रहे थे। उधर रीवा के मन में भी वही सब बातें चल रही थी जो उसने उस रात को सुनी थी। रीवा आज सुबह से ही अपने चबूतरे पर चुपचाप बैठा था
उसकी माँ अंदर से आवाज लगा रही थी कि बेटा आकर नाश्ता कर लो, पर वह अपने आप में ही कहीं गुम था, जैसे उसे किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो। तभी उसके दादा दादी पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं। रीवा को इतना शांत देखकर उसकी दादी बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ हमारे रीवा को, माँ ने कुछ कहा है क्या? पर रीवा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा ही रहा। रीवा के दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कल शायद रीवा को मार पड़ी थी, इसलिए आज चुपचाप बैठा है। कल आने में देर कर दी थी ना तुमने। तभी रीवा की माँ लक्ष्मी अंदर से बोल पड़ती है, भला आप दोनों के होते हुए रीवा को कोई मार सकता है क्या? इतना प्यार जो इससे करते हैं। ये सब बातें सुनकर रीवा थोड़ा मुस्कुराकर बोलता है, हाँ तो मैं भी तो अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता हूँ। तभी रीवा की माँ फिर अंदर से आवाज लगाती है, सब आकर नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके रीवा अपने दादा दादी के साथ खेत के लिए चल देता है। रीवा आज अपनी दादी जी अपने पिता के बारे में पूछना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे, कहीं दादी जी बुरा ना मान जाएं। रीवा के दादा दादी आपस में बातें करते जा रहे थे। थोड़ी देर तक जब रीवा की दादी ने रीवा की आवाज़ नहीं सुनी, तब रीवा की दादी ने पीछे मुड़कर देखा तो रीवा काफ़ी दूर रह गया था। दादी उसके पास जाकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ मेरे रीवा को, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो और आज सोच क्या रहे हो तुम? आज सुबह भी हमने देखा कि जब से उठे हो कहीं खोए हुए ही हो। क्या हुआ है, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। रीवा धीमे शब्दों में कहता है, रुक रुक कर बोलता है, दादी वो, दादी वो। तब रीवा तेज आवाज में कहता है, दादी वो क्या है? जो कहना है साफ साफ कहो, हम अपने पोते को ऐसे परेशान देखना पसंद नहीं करते। और अपनी दादी के कहने पर रीवा अपनी दादी से कहता है, दादी जी हम अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। और यह बात जैसे ही रीवा के मुंह से निकलती है, उसकी दादी के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। फिर से वही बरसों पुरानी बातें जो वह हमेशा के लिए बुला देना चाहती थी। रीवा की बातों ने उसे ताज़ा कर दिया था। वह वही जमीन पर गिर पड़ी और आंखों से आंसू निकालने लगती है। बलवंत जल्दी से उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है और इसके आंसू पोंछते हुए पूछता है, क्या हुआ कमला, तुम अचानक गिर क्यों पड़ी और इतना रो क्यों रही हो? कमला के आंखों के सामने बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा था जो उसके बेटे के साथ हुआ था, और वह उस घड़ी को, जिस घड़ी को वह चमकता हुआ एक बॉक्स मिला था, उसे कोस रही थी। कमला अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, पर वह बातें आज तक किसी से कह नहीं पा रही थी। शायद डर रही थी कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बलवंत रीवा को पानी लाने को कहता है। खेत पास ही था। रीवा जल्दी से पानी लाता है और पानी अपनी दादी को पिला देता है। कमला अपने आप को संभालते हुए बोलती है, मैं अब ठीक हूँ, चलो। बलवंत कमला का हाथ पकड़कर चलने लगता है। खेत में जाकर बलवंत कमला से चाबी मांगता है और ताला खोलकर कमला को अंदर पड़े खाट पर आराम करने को कहता है। कमला अंदर जाकर लेट जाती है। रीवा भी उनके पास ही बैठ जाता है। रीवा अपनी दादी का उदास चेहरा देख रहा था। रीवा सोचता है कि दादी खुश रखने के लिए क्या क्या करती है और आज हमने उन्हें रुला दिया, पर ऐसी कौन सी बात है जो दादी जी को आज भी परेशान करती है? आखिर क्या हुआ था मेरे पिताजी के साथ? रीवा वहां बैठा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक से उस बॉक्स पर पड़ी जो उसने उस तूफान वाले दिन देखा था। कमला जब तक सो चुकी थी, रीवा जल्दी से उठकर उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लिया। वह उसे खोलने ही वाला था कि अचानक से दादाजी आ गए। रीवा जल्दी से उस बॉक्स को अपने पीछे छुपा लेता है। बलवंत रीवा से पूछता है, क्या हुआ बेटा? रीवा, कुछ नहीं दादाजी, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बलवंत कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जब तुम्हारी दादी उठेगी तो हम आ जाएंगे। रीवा उस बॉक्स को अपने पीछे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आता है। रीवा घर जाने के बजाय वह सीधे सम्राट के घर जाता है। सम्राट अपने घर की सफाई कर रहा था। उसकी माँ और दादाजी घर पर नहीं थे।
वह घर में अकेला ही था। रीवा सम्राट के पास आकर कहता है, सम्राट क्या कर रहे हो तुम? मुझे देखो ये कितना पुराना बॉक्स मिला है, आओ इसमें देखें क्या है। सम्राट ने कहा, रुको थोड़ी देर सफाई कर लूं। सम्राट एक अलमारी में कुछ पुरानी किताबें रखी थी, उन्हें साफ कर रहा था। वह शायद उसके पिताजी की थी। रीवा भी सम्राट के साथ सफाई में लग जाता है। दोनों सफाई कर ही रहे थे कि अचानक से सम्राट की नज़र किताबों के बीच रखे उस बॉक्स पर पड़ी, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रीवा अभी लेकर आया है। सम्राट ने जल्दी से उस बॉक्स को बाहर निकाला। उसके पास ही एक अजीब सी किताब रखी थी जिसके ऊपर एक अजीब सा डरावना चित्र बना था। उस किताब को भी सम्राट ने बाहर निकाल लिया और रीवा से कहता है, रीवा देखो, जैसा बॉक्स तुम्हारे पास है वैसा ही हमारे भी घर में है। दोनों उन बॉक्सों को लेकर जमीन पर बैठ जाते हैं और बॉक्स को खोलने लगते हैं, पर वह बॉक्स खुल ही नहीं रहे थे। सम्राट और रीवा ने बहुत कोशिश की पर वह बॉक्स नहीं खुला। तब सम्राट ने कहा, शायद बहुत दिनों से ये बॉक्स खुले नहीं है इसलिए खुल नहीं रहे हैं। चलो जब तक ये किताब देख लेते हैं। सम्राट ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। बादलों के बीच बिजली बार बार चमक रही थी। गड़गड़ाने की आवाज भी तेज होने लगी थी। एकदम से डरावना मंजर छा गया। रीवा बाहर जाकर देखता है तो वह डर जाता है। ये क्या, जब मैं आया था तब तो मौसम एकदम अच्छा था, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? सम्राट ने जैसे ही बाहर आने के लिए उस किताब को बंद किया तो फिर से तेज हवाएं बंद हो गई और आसमान में जो काले बादल छाए थे वह भी एकदम साफ हो गए। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में जो उसके खुलते ही इतना डरावना मंजर छा गया? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।